गड़ 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 करे बैठेगा ना, इसमें फूक मारा जाता तो गड़ 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 करे। चलो केमिस्ट्री क्लास 10 धातु और अधातु हम लोग पढ़ रहे थे। क्या था? धातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जाने खनिज के बारे में जान गए थे, अयस्क के बारे में जान लिए थे। सभी अयस्क खनिज होते हैं और सभी खनिज अयस्क नहीं होते, जान लिए थे ना। हम लोग इस तरह से एक बनाए थे। अब देखिए ये हो गया अयस्क, यह हुआ खनिज। सभी अयस्क जो है वह खनिज है, सभी खनिज अयस्क नहीं है। ठीक है, ये चीज हम जान लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म। ठीक है, धातु कर्म किसे कहते हैं? तो धातु कर्म अयस्क से धातु प्राप्त करना। कोई भी चीज धरती से निकाला जाता है, उसमें धातु भी रहता है। लोहा को निकालते हो, लोहा निकालते हो, उसमें अयस्क भी मिला रहता है। तो अयस्क से धातु का प्राप्त करना या शोधन की प्रक्रिया, उसको शुद्ध करने की जो प्रक्रिया कहलाती है, वही धातु कर्म है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए दूसरा है गैंग। पृथ्वी से अयस्क को निकालने पर इसमें मिला हुआ अवांछनीय पदार्थ। पृथ्वी से जो अयस्क तुम्हारा निकला उसमें क्या होता है? बालू, घास, मिट्टी, पत्थर, ये सब चीज मिले होते हैं उसमें। तो वो सब चीज को ही हम गैंग कहते हैं। अयस्क में जो जो चीज मेरा मिला रहता है, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है। अब वह अयस्क का सांद्रण, मतलब गैंग को अयस्क से हटा देना, अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण की विधि बताएंगे, 5 विधि है। हाथ से चूनकर, फेन उत्प्लावन विधि, चुंबकीय विधि, गुरुत्वीय विधि, ये सब हम जानेंगे। तो यह हुआ अयस्क का सांद्रण, माने गैंग को अयस्क से हटा देना। गैंग तो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। वह गैंग में क्या क्या आता है? बालू, घास, मिट्टी, पत्थर, ये सब तो जरूरी नहीं है। हमको धातु प्राप्त करना है, तो उसको जब हम अयस्क का सांद्रण करते हैं तो ये सारे चीजों को हम हटा देते हैं। ठीक है। अब आ गया भर्जन। क्या कहता है? ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना। ये मार्केबल बात है कि वायु, ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में कि क्या क्या उपस्थिति होगा उसमें? ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। कब तक गर्म करेंगे? माने कि अगर लगेगा कि गर्म पिघल जाएगा तो छोड़ देंगे उसको, माने लाल अगर हो गया उसको छोड़ देना है। तो किसको? वायु की उपस्थिति में। किसको? तो सल्फाइड अयस्क को। यह भर्जन हम किसका करेंगे? सल्फाइड नहीं, यह जो है भर्जन हम करेंगे, इसमें अब वायु की उपस्थिति में करते हैं। तो वायु की उपस्थिति में जो हम लेंगे उसमें अयस्क, उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, तब ना ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। तो सल्फाइड अयस्क ZnS, तो इसमें देखो है ऑक्सीजन है, इसमें नहीं है। तो इसीलिए इसका ये जो अयस्क है इसका हम भर्जन करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन हम देंगे कब देंगे? जब जो अयस्क हमारा लिया जा रहा है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन दे दिए। तो भर्जन हम करेंगे सल्फाइड अयस्क का। भर्जन किसका करेंगे हम? सल्फाइड अयस्क का। क्यों करेंगे? क्योंकि सल्फाइड अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है। तो जिंक सल्फाइड जो है उसको हम वायु की उपस्थिति में अयस्क को, यानी ये अयस्क हो गया, तो
तो अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, यानी लगेगा कि पहले उसको गर्म करोगे तो वह लाल होगा, अब तुमको लाल होते होते लगेगा कि अब पिघल जाएगा, बस छोड़ देना है उसको। तो इस तरह से हम उसका क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। अब आ गया निस्तापन। निस्तापन में आता है कि ऑक्सीजन या वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। तो इसमें निस्तापन किसका करेंगे, ऑक्साइड अयस्क का। जैसे ऑक्साइड अयस्क का होगा, फॉस्फेट अयस्क का होगा, कार्बोनेट अयस्क का होगा, ये तीनों का होगा। जैसे देखो CaCO3 यह कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इसमें नहीं दिया, यानी इसका मतलब हुआ कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन होगा, लेकिन जिंक सल्फाइड का क्या होगा, भर्जन होगा। समझ में आ गया। जिंक सल्फेट का क्या होगा, जिंक सल्फाइड का भर्जन, और कैल्शियम कार्बोनेट का निस्तापन। इसके अतिरिक्त तुमको अयस्क हम बता दिए थे, ऑक्साइड अयस्क, फॉस्फेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, ये सब बता चुके थे। तो जिसमें ऑक्सीजन होगा उसका हम क्या करेंगे, निस्तापन, और जिसमें जो है ऑक्सीजन नहीं होगा उसका करेंगे भर्जन। यह क्वेश्चन खूब पूछता है, भर्जन और निस्तापन में अंतर, समझे। 2 नंबर में पूछ देगा तुमको, निस्तापन का परिभाषा पूछ देगा, भर्जन का परिभाषा पूछ देगा, या निस्तापन और भर्जन में अंतर पूछ देगा। तो भर्जन और अयस्क निस्तापन में क्या अंतर हुआ, यह जो है वैसे अयस्क का हम भर्जन करते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें उस अयस्क का हम निस्तापन करते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, बस यही अंतर है, मूल अंतर। समझ में आ गया। अब आ गया गालक। गालक किसे कहते हैं, कहता है वैसा पदार्थ जिसे हम भर्जित अयस्क या निस्तापित अयस्क को, भर्जित अयस्क कब होगा, सल्फाइड अयस्क जो होगा उसका भर्जन करेंगे तो यानी सल्फाइड अयस्क होगा। या निस्तापित शब्द लिख दिया, निस्तापित कौन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट अयस्क, ये होगा निस्तापित अयस्क। तो उसको कोक के साथ गर्म करेंगे, यानी या तो ZnS लो या CaCO3, इस सबको जो है ना क्या करेंगे, कोक के साथ गर्म करेंगे। कोक के साथ गर्म करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, अयस्क में विद्यमान अगलनीय पदार्थ, जो अगलनीय पदार्थ जो नहीं गलता है वह क्या होता है, दूर हो जाता है, यानी निकल जाता है। क्या होता है, निकल जाता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, वह गालक हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, गालक। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। निस्तापन भर्जन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है। अब देखिए जंग लगने की प्रक्रिया, जंग कैसे लगता है। जंग कोई भी पदार्थ जैसे लोहा जैसे है तो उसमें जंग कैसे लगता है, तो उसमें लगता है या तो ऑक्सीजन मिल जाए उसको या जलवाष्प मिल जाए। माना जंग लगने के लिए आवश्यक शर्त कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और जलवाष्प हो गया। जब भी अब अगर मान लो कि कोई लोहा सूखा में है तो यहाँ है तो उसमें जंग लगने में देरी होगा क्योंकि हवा से प्रतिक्रिया करेगा। और कोई लोहा को तुम बाहर में छोड़ दो तो वहाँ अगर वर्षा पड़ गया ना, उसके बाद फिर वायु की उपस्थिति हो गया तो वहाँ पर जंग जल्दी लगेगा। हाँ? अब बताओ कोई एक लोहा है, एक जो है मान लो वैसे जगह पे राजस्थान में रखा हुआ है और वही लोहा एगो उठा के हम यूपी में ला दिए, उस वही चीज लोहा, तो जंग सबसे पहले कहाँ लगेगा, का है, गंगा है, अर्धवायु गंगा है। तो हो सकता है वहाँ क्या होगा, जलवाष्प मिलेगा, तो यहाँ के लोहा में जंग पहले लगेगा। रेगिस्तान वाला में राजस्थान में जहाँ है तो वहाँ पर जो है उस तरह का जलवाष्प नहीं मिल रहा है तो जंग लगेगा, लेकिन लेट से लगेगा, धीरे धीरे लगेगा, यहाँ तेजी से लगेगा। हैं? समझ में आ गया।
तो जंग लगने के लिए वायु और जलवाष्प की उपस्थिति अनिवार्य है। समझ में आ गया? ये दोनों होगा तब ये जो है जंग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब है जंग को तुमको बचाना है, लोहे को बचाना है ना, तो कैसे कैसे बचाओगे? जंग लगने से कोई पदार्थ को जिसमें जंग लगता है उसको कैसे बचाओगे? तो धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर, कोई भी चीज का लेप चढ़ा दिए, मोटरसाइकिल का हैंडल है क्रोमियम धातु का, उस पर लेप चढ़ा हुआ है, जंग नहीं लगता है न? क्रोमियम धातु है, वो है लोहा, हैंडल क्या है? लोहा का है, और उस पर क्रोमियम धातु का ले ही देखो उजला वाला चढ़ा रहता है, तो इसलिए जंग लेट से लगेगा। गिरेगा, बजड़ेगा, क्रोमियम मान लो हटेगा तो तब धीरे धीरे जलवाष्प जो है उसमें घुसेगा, वायु से प्रतिक्रिया करेगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो कहता है कि धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर हम जो है जंग को रोक सकते हैं। अब कहता है धातु द्वारा स्वयं रक्षा कवच बना लेना। अब स्वयं रक्षा कवच कैसे बना लेगा भाई? एल्युमिनियम धातु जो है उसको अगर तुम वायु की उपस्थिति में छोड़ दोगे तो उससे ऑक्साइड बना लेता है, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो वो काफी हद तक जंग को रोक देता है। मोटा मोटा एल्युमिनियम का सीट बनाया जाता है, जंग रोधक होता है वो, ठीक है, उसमें जंग नहीं लगता। तो यह हो गया स्वयं धातु द्वारा स्वयं रक्षा कवच बना लेना। रंगाई करके धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर मान लो कोई लोहा है उसमें तुम ग्रीस मार दो तो जंग लगेगा? उसमें ग्रीस से वो पूरा लगा हुआ है तो जंग तेजी से नहीं लगेगा, धीरे धीरे लगेगा। लोहा के दुकान में देखो जंग, तुम्हें नट तट लेते जाते हो, देखो उसे छुओगे तो लगेगा कि हाथ में लग जाता है, तो क्यों न कर देता है उस तरह? उसमें जो है ग्रीस घास देता है ताकि जंग ना लगे। जब हम लेने के लिए जाते हैं तब क्या होता है, वह जो है मना कि तुमको लगेगा कि नया है, कुछ जंग नहीं लगा हुआ है, बढ़िया से पेस्ट है तो उसमें घुस जाता है? तो जंग नहीं लगा तब ना घुर गया, और जंग लग जाएगा तो तुमको पेच को घुसाने में जो है लेट लगेगा, जंग हटेगा तब घुसेगा। तो ये हो गया तुम्हारा लेप चढ़ाकर, ये भी हो गया। रंगाई करके घर में मान लो ग्रिल फाटक है, नहीं रंगोगे जंग जल्दी लग जाएगा, तो उसमें रंग देंगे तो कुछ बचेगा, मेरा बचेगा ना। ये देखो जस्तीकरण करके, जस्तीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जस्ता का लेप चढ़ा दिया जाता है। जस्तीकरण, जस्ता का लेप चढ़ा दिया जाता है। तो जिस धातु का लेप चढ़ा जाता है उसको हम एनोड कहते हैं। इसको एनोड बना, जस्ता को करेगा, इसमें यह एक प्रक्रिया है, इसमें दो गो इस तरह से धातु रहता है, एक जो है कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो हमको जस्तीकरण, जस्ता का लेप चढ़ाना है तो इसको एनोड बनाएंगे, एनोडीकरण या जस्तीकरण भी वही होता है। तो एनोड बनाएंगे तो यह जस्ता का प्लेट रहेगा, और यह मान लो लोहा है, तब ना इधर से निकाल के इस पर जो है पूरे में बैठ जाएगा, ठीक है। यह जस्तीकरण प्रक्रिया हुआ। अब हो गया विद्युत लेपन द्वारा। विद्युत लेपन भी इसी तरह का प्रक्रिया है, ठीक है, विद्युत लेपन। और धातुओं को मिश्र धातु बनाकर, अगर मान लो अगर तुम मिश्र धातु बना देते हो, अगर लोहे में तुम जस्ता मिला दो, क्रोमियम मिला दो, मैग्नीज मिला दो, ये सब को मिला के अगर तुम लोहा बनाओगे तो वह क्या होगा, तो लोहा के बनिस्पत वह हल्का भी होगा और इससे ज़्यादा मजबूत भी होगा। मिश्र धातु हो गया तो जंग नहीं लगेगा। दिल्ली का लौह स्तंभ देखो आज 2000 वर्ष से खड़ा है, अभी तक जंग नहीं लगा है। इसका मतलब क्या है कि पूर्व से ही लोगों को इस सब का चीज का ज्ञान था, जंग लगने का, माने और सब धातु उसमें मिलाकर वह लोहा बनाया होगा, जिसके कारण अभी तक उसमें जंग नहीं लग रहा है। 2000 साल से खड़ा है अभी तक, और लोहा का है, जंग नहीं लगा। इसका मतलब क्या है, उसमें और सब धातु मिला है, मैग्नीज मिला होगा, मैग्नीशियम मिला होगा, जस्ता मिला होगा, कप और पीतल मिला होगा, कोई चीज तो और मिला होगा ना, दो चार चीज मिलने से क्या होता है, तुम्हारा जो है काफी हद तक जंग को वह रोक देता है। तो जंग से बचाने के यह उपाय हो गया। अब आ गया कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। जब एक धातु एक अधातु, मिश्र धातु का परिभाषा भी लिख लीजिए।
दो या अधिक धातुओं, मिश्र धातु लिख लीजिए, दो या अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु, क्या बोले? मिश्र धातु, दो या अधिक धातुओं, दो या अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समांग मिश्रण, एक धातु एवं एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। दो गो धातु मिला दो, लोहा एगो हुआ और दूसरा धातु क्रोमियम मिला दो, निकेल मिला दो, ये सबको मिला दो, तो दो गो तीन गो धातु भी जोड़ सकते हैं। दो एक दो कहना कोई जरूरी नहीं है, दो गो तीन गो भी हो सकता है, चारों गो हो सकता है। तो दो गो तीन गो धातु मिला दो, या एक तो धातु एगो उपधातु अधातु, दोनों को मिला के समंग मिश्रण बनाओगे तो उसी को हम मिश्र धातु कहते हैं। अब मिश्र धातु का खासियत क्या है? तो मिश्र धातु लोहे की अपेक्षा काफी हल्का, आधा हल्का, और मजबूती उससे कई गुना अधिक। समझ में आ गया? मिश्र धातु का समझ में आ गया? अब देखिए मिश्र धातु जैसे प्लेन का जो प्लेन बना रहता है मिश्र ड्यूरेनियम का बना होता है, हाँ ड्यूरालुमीन का बना होता है, तो वह सब मिश्र धातु है। लोहे का अगर बना देगा तो वह उड़ सकेगा उतना उतना वजन? एक तो 120 तो आदमियों बैठेगा और उतना बड़ा सीट लोहे का बनाएगा तो उड़ सकेगा वो? तो उसको हल्का बनाने के लिए मिश्र धातु का उपयोग करता है। हल्का भी हो गया, आधा हल्का हो गया, जितना उसका अनुमान लगाते हो उसे जस्ट सीधे आधा कर दो, आप मजबूती उससे कई गुना ज्यादा हो गया। ड्यूरेनियम का बना होता है। ठीक है, यह मिश्र धातु भी हम लोग जान लिए। अब आता है कि अयस्क का सांद्रण जो करने की कौन कौन सा विधि, अयस्क को शुद्ध करोगे ना भाई, हैं? तो उसके लिए नियम है कौन कौन, अब ये चीज हम लोग देखेंगे। सांद्रण की विधि, क्या गो विधि अयस्क का सांद्रण करोगे, क्या गो विधि है? पहला देखिए क्या, हाथ से चून कर, क्या है पहला? हाथ से चून कर। दूसरा चुंबकी पहले दे देगा रे, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि, प्लवन, फेन प्लवन विधि, गलनी पृथक्करण विधि, गलनी पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि, पांचवा चुंबकीय पृथक्करण, पृथक्करण विधि। ये 5 विधि के द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। एक निश्चालन लिख दीजिए, 6 विधि हो गया तब। निश्चालन विधि, ठीक है। अब देखिए
अयस्क का सांद्रण की विधि कौन कौन है? हाथ से चुनकर, हाथ से अयस्क को कैसे हटाओगे? जो कंकड़ से होगा चावल में देखो करुआ रहता, काला वाला रहता है ना, उसको क्या करते हैं? हाथ से चुनकर। हाथ से चुनकर। यानी कब चुनेंगे हम? जब अयस्क जो है बड़े बड़े आकार का होगा, हाँ, ना? गेंद का आकार जो बड़ा होगा। जब अशुद्धि बड़ा बड़ा हो, क्या हो? जब अशुद्धि बड़ा बड़ा हो, बड़ा बड़ा रहेगा तब ना हाथ से हम चुन लेंगे, हैं? तो हाथ से चुन कर में कैसे अयस्क का सांद्रण करेंगे? जब अशुद्धि बड़ा बड़ा हो। तो क्या लिखे हैं? टॉप से अशुद्धि उसके ऊपर हाथ से चुन कर। हाथ और नहीं लगा। अब गुरुत्व पृथक्करण विधि, हाँ, गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या करेंगे? अयस्क क्या होगा? भारी है जब होगा। हाँ। जब अयस्क के कण जो है क्या होगा? भारी होगा। जब अयस्क के कण अयस्क के कण भारी हो, नहीं, और अशुद्धि जो है हल्का हो, एवं अशुद्धि हल्का हो, ये करते हैं। फिर गुरुत्व पृथक्करण विधि हुआ। जब अशुद्धि के कण भारी हो एवं अशुद्धि हल्का हो। जब अयस्क के कण भारी हो और अशुद्धि जो है वो हल्का होगा। अशुद्धि को ना अलग करना है। अयस्क का सांद्रण का मतलब अयस्क हमको प्राप्त होगा, उसमें जो गेंग मिला हुआ उसी को ना अलग करना है। तो इसको पीस कर जो है क्या करते हैं? जल के साथ मिलाते हैं। हाँ, और उसके बाद उसको देखिए इसमें क्या दिया है, जरा सा किताब देखना चाहेंगे जरा सा। गुरुत्व पृथक्करण विधि, हाँ, इसमें क्या करता है? उस सब को मैंने पीस लिया जाता है। और देखो इस तरह का चीज देखा होगा तुम, चित्र में दिया है। देखिए देखिए, सबको पीस के और इसमें गिराना है जल के साथ में, ठीक है? जल के साथ में इसको पूरे को पीस कर क्या करेंगे? पीस कर, तो जल में यह घुल जाएगा सब। तो जो अयस्क का कण भारी है, तो जैसे ही इसमें तुम गिराएगा अशुद्धि, तो ये देखो खटाल नुमा संरचना है इस जगह, है ना? तो क्या होगा? जो भारी वाला कण है इसमें धक्का देके इस जगह रुक जाएगा, रुकेगा ना। और जो अशुद्धि जो हल्का है वो धीरे धीरे जल के साथ जो है बाहर निकल जाएगा। समझा? माने अयस्क का सांद्रण हो जाएगा यहाँ पर। ये पाइप के द्वारा अयस्क का सांद्रण, इसको पूरा पीस लेना है। अयस्क के कण भारी हो तो उसको भी पीस लेना है, अशुद्धि जो है सबको पीस लेना है। अब पीस के पानी में उसको मिला देना है, और तब इस तरह की संरचना में इसमें गिराना है। गिराएंगे तो इस तरह का संरचना उसमें पाया जाता है। देखो जिस तरह तुम देखते ना हो आटा चक्की ना,
तो इस तरह से संरचना रहता है। तो सांद्रित जो अयस्क होगा वह तो भारी होता है, तो वह इस सब स्थान पे जाके फंसेगा, फंसेगा ना, भारी है तो फंसेगा ना। और जो अयस्क जो है वह क्या करेगा, धीरे धीरे जो है अशुद्धि पानी के साथ कीचड़ टाइप का जो है सब बाहर निकल जाएगा। यह लंबी प्रक्रिया चलती है, समझ में आ गया। इस तरह से अयस्क का सांद्रण किया जाता है, समझ में आ गया। गुरुत्व पृथक्करण विधि। अब फेन उत्प्लावन विधि, अब हो जाएगा फेन उत्प्लावन। फेन उत्प्लावन में क्या होता है, एक इस टाइप का संरचना होता है, देखिए ठीक है। जब इसमें क्या होता है, जब अयस्क के कण जो है हल्का होता है, क्या होता है, अयस्क के कण, जब अयस्क के कण, जब अयस्क के कण हल्का एवं अशुद्धि क्या होगा, अशुद्धि भारी हो, देखिए तो क्या करेगा, फेन उत्प्लावन विधि में इस तरह का संरचना में सबको इसमें दे दिया जाएगा। तो हमको अयस्क न निकालना है, सर जल दे देगा, तेल मिला देगा। हाँ, इसमें चीड़ का तेल या पाम का तेल, हाँ, चीड़ का तेल या पाम का तेल। हाँ, तो जब अयस्क कण हल्का होगा, हमको अयस्क न चाहिए, तो अयस्क इसमें हल्का न है, अशुद्धि भारी है, तो हम इस तरह के संरचना में पूरे को इसमें दे देंगे, इसमें दे देंगे क्या, पाम या चीड़ का तेल, पाम या चीड़ का तेल, चीड़ का तेल, तेल दे देंगे, ठीक है, सब दे देंगे। जो भारी वाला अशुद्धि तो भारी है इसमें, तो अशुद्धि नीचे बैठेगा, बैठेगा ना, इसमें फूंक मारा जाता है, इसमें हवा, हवा इसमें, तो वो पानी में जब फूकेगा ना, तो जितना अयस्क है वो तो पानी में मिल जाएगा, मिलेगा ना, तो वह फेन के साथ ऊपर में आ जाएगा। फेन क्योंकि यह जो है चीड़ का तेल अम्ल की भांति कार्य करता है, ठीक है, वह जो है अयस्क को अपने फेन के साथ लेके ऊपर आ जाएगा। और जो गंदगी जो है, अशुद्धि तो गंदगी हुआ ना, तो वह नीचे में जो है क्या करेगा, बैठ जाएगा। तो सब मेरा अयस्क कहाँ चला आया, फेन में, ऊपर फेन में। इस तरह से इस विधि द्वारा जो है फेन उत्प्लावन विधि में इस तरह अयस्क का सांद्रण किया जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए तो इसमें किसका करेगा, इसमें देखो हवा दे रहा है ना, इसका मतलब सल्फाइड अयस्क होगा, हाँ, इसमें सल्फाइड अयस्क ना होगा। हाँ। चलिए समझ में आ गया। चलिए अब आ गया तुम्हारा गलनीय पृथक्करण विधि। अब आ गया गलनीय पृथक्करण विधि। गलनीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, तो इस अवस्था में अयस्क का द्रवणांक अधिक होता है और अशुद्धि का द्रवणांक जो है वो कम होता है। द्रवणांक किसको कहते हैं, कोई भी वस्तु जो है द्रव के रूप में जब परिणत हो जाता है, द्रवणांक। अक्वथनांक जब वह खौलने लगता है, कोई भी चीज, पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री, ठीक है, खौलना शुरू कर देता है। तो द्रवणांक और क्वथनांक समझ गया, मतलब कोई भी पदार्थ द्रव के रूप में होना तो वह हो गया द्रवणांक, और कोई भी पदार्थ जो है
खौलने लगना, तो वह हो गया क्वथनांक। तो गलनीय पृथक्करण विधि में वैसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसका क्या होता है, अयस्क का द्रवनांक जो है वह द्रवनांक अधिक होता है और अशुद्धि का द्रवनांक जो है कम होता है। तो इसमें जो एंटीमनी का जो तुम्हारा धातु है, एंटीमनी का अयस्क होता है स्टीवनाइट। क्या नाम है? स्टीवनाइट का सांद्रण इसी विधि से जो किया जाता है। ठीक है, लाल करता है, अशुद्धि गल जाता है और वो वाला बच जाता है, तो हाँ, अशुद्धि को निकाल लेता है स्टीवनाइट प्रोसेस से। स्टीवनाइट अयस्क का सांद्रण जो है, स्टीवनाइट एंटीमनी धातु का अयस्क है स्टीवनाइट, और स्टीवनाइट से जो है हमको एंटीमनी इसी विधि द्वारा प्राप्त होता है, गलनीय पृथक्करण विधि द्वारा। समझ में आया? अब आ गया चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा अयस्क का सांद्रण करना। चुंबकीय पृथक्करण विधि में इस तरह से दो ठो गोला रहता है या किसी भी चीज का रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चुंबकीय पदार्थ का रहना जरूरी है। चुंबकीय पदार्थ ये दोनों मिला रहेगा, इसमें गिराया जाएगा, अब फीता के सहारे इसको चलाया जाता है, तो इस पर जो है सीधे यह जो चुंबकीय पदार्थ लोहा होगा, निकेल हो सकता है, क्रोमियम हो सकता, ये सब यहाँ से ऐसे ऐसे जाता है, और जो चुंबकीय पदार्थ हुआ वह तो सट गया, तो वह तो भारी होता है, तो भारी होता है तो यह इधर गिरेगा, इस जगह गिरेगा, इस जगह गिर सकता है, नजदीक में गिरेगा। और जो कि और चुंबकीय पदार्थ है वह धड़ से करके कहाँ आएगा, बाहर भाग जाएगा। समझा? और चुंबकीय पदार्थ है वह हल्का होगा, चुंबकीय पदार्थ की तरह भारी तो नहीं होगा, हल्का होगा, तो हवा के सहारे जब चलेगा तो हवा जब भी चलेगा तो वह दूर फेंका जाएगा हल्का होने के कारण, और चुंबकीय पदार्थ जो है वह नजदीक में गिरेगा। इस तरह हम अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं चुंबकीय पृथक्करण चुंबकीय पृथक्करण विधि से। ठीक है।